एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री के बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी। और जब फ्रांस में क्रांति हुई तो 1774 में बूर्बो वंश का एक राजा जिसका नाम था लुई 16, वो जब फ्रांस का राजा बना तब फ्रांस में क्रांति हुई। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लुई 16। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? जो हमारी एक पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से लेखक ने लिखी? नेपोलियन, बी रूसो, सी आबेशिये या डी रॉबेस्पियर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? रूसो। रूसो एक हमारे लेखक थे जिन्होंने समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा अपनी पुस्तक में, इसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लुई 16 किस राजवंश का राजा था? तो आंसर क्या होगा? बूर्बो। बूर्बो राजवंश का राजा था लुई 16। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? 1794 तक जो मुद्रा फ्रांस में चलती थी उस मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा मतलब मनी, पैसे, तो उसका नाम क्या था? लिरवे। ऑप्शन बी लिरवे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? लुई 16 के बाद जो हमारा राजा बना था उसका नाम क्या था? नेपोलियन। तो वो कौन से सन में बना? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए 1804। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन डैश में लड़ा। हमारा फ्रांस में वाटरलू का युद्ध नेपोलियन जब राजा बना तो नेपोलियन ने ही लड़ा था। तो ये क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कौन से सन में हुआ? तो हमारा आंसर क्या है? 1815 में वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने लड़ा। फ्रांस का राष्ट्रीय गान डैश है। फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? मार्सिले। मार्सिले फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम है। फ्रांस का राष्ट्रीय गान डैश ने लिखा। जो हमारा फ्रांस का राष्ट्रीय गान था, नेशनल एंथम, वो कौन से लेखक ने लिखा? तो उनका नाम क्या था? कवि रोजेट दी लाइल ने फ्रांस का राष्ट्रीय गान लिखा। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन सन डैश में हुआ। कौन से सन में हमारे फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? 1848 में। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता डैश था। जैकोबिन क्लब कौन था? लुई 16 के बाद कुछ ऐसे क्लब बनाए थे जो जनता के हित में बात करती थी। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम क्या था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। किस स्टेट को 18वीं सदी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे? हमारा फ्रांस में 18वीं सदी में क्या होता था? 18वीं सदी में जो हमारा फ्रांस था उसके जो समाज को 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट स्टेट का नाम था पादरी वर्ग, सेकंड का था कुलीन वर्ग, थर्ड का था अन्य वर्ग। तो जो हमारे फर्स्ट वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे? वह लोग चर्च में काम करते थे। और हमारे सेकंड वर्ग के लोग जिनका नाम कुलीन वर्ग था वो कौन थे? राजा और उसका परिवार। और जो हमारा थर्ड अन्य वर्ग था वो कौन थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ये सब हमारे थर्ड वर्ग में थे। तो हमारा क्वेश्चन है कि किस स्टेट को 18वीं सदी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे? तो जो सारे कर चुकाने पड़ते थे वो जो हमारा लास्ट था अन्य वर्ग, तृतीय स्टेट को सभी कर चुकाने पड़ते थे। सारा कर का बोझ तृतीय स्टेट पर दिया गया था। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल क्या था? फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देने वाली प्रतिनिधि सभा, वो हमारी स्टेट जनरल कहलाती है। फ्रांस गणतंत्र कब बना? फ्रांस गणतंत्र कब बना? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एक गणतंत्र देश बना। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदियों ने भीड़ ने रिहा करवा लिया था? तो 14 जुलाई 1789 की सुबह सुबह जो फ्रांस की जनता थी वो भड़क गई थी और वो जो हमारा बास्तिल किला था उस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदियों को भीड़ ने रिहा करवा लिया था।
जो हमारी जनता थी उसने हमारे बास्तिल किले में से कैदियों को रिहा कर दिया था। डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? नेपोलियन ने डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किया। डिक्टेटरी मतलब तानाशाही, जिसमें राजा अपनी मनमानी करता है, उस शासन व्यवस्था का नेपोलियन ने एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उपज का 10वां भाग जो चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, उस कर का क्या नाम था? जो किसान की जो फसल होती थी, उपज होती थी, उसका 10वां भाग जो है चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, उस कर का हमें नाम बताना है। तो उस कर का क्या नाम था? टाइद। किस पुस्तक में सरकार की शक्तियों के बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो कौन सी पुस्तक थी वो? द स्पिरिट ऑफ लॉ में सरकार की शक्तियों के बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया गया था, क्योंकि उस टाइम सारी शक्तियां सरकार के पास थी और उस समय हमें सरकार की शक्तियों को सीमित करने की बहुत आवश्यकता थी। टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल हमारा कौन से प्रकार का कर था? सरकार द्वारा लिया जाने वाला प्रत्येक कर। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? कौन से ऑथर ने लिखी? जॉन लॉक। किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रस्तुत किया गया था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रस्तुत किया गया था। एक व्यक्ति एक मत का मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, एक व्यक्ति एक से अधिक वोट नहीं डाल सकता। उसके एक वोट की वैल्यू एक समान ही होगी, सभी व्यक्तियों की वोट की वैल्यू। ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? राजकोष का खाली होना। राजकोष जो थे वो हमारे सारे खाली हो गए थे। युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। जो हमारे वित्तीय संसाधन थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो सारे हमारे नष्ट हो गए थे, ख़राब हो गए थे, क्योंकि वॉर की वजह से ये सब इनका बहुत नुकसान हुआ। शान और शौकत के लिए फिजूल खर्ची। उस टाइम पे लोग अपनी शान और शौकत के लिए ज़्यादा खर्चा करते थे। 10 अरब लिरवे से अधिक का कर्ज। फ्रांस पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सरकार से कर्जदाताओं की ब्याज की मांग। ये सारे थे हमारे लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तीसरे स्टेट की व्याख्या करें। जो हमारा 18th सेंचुरी में स्टेट को डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इसमें हमें अपने थर्ड स्टेट को एक्सप्लेन करना है। हमारा थर्ड स्टेट क्या था? ये एक साधारण वर्ग था। इसमें हमारे बड़े बड़े व्यापारी, अध्यापक, कर्मचारी ये सब आते थे। वकील, साधारण सा वर्ग था। राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जो हमारा थर्ड वर्ग था, इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। सभी प्रकार के कर ही नहीं देने पड़ते थे। जो हमारे लुई 16 थे, उसने जो कर लगाए थे फ्रांस में, वो सारे कर उसी को देने पड़ते थे। जो हमारी थर्ड स्टेट थी। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, किसान, अदालती कर्मचारी आदि उस वर्ग में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली से क्या आदेश पारित किए? इसका आंसर देख लेते हैं। सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो हमारा धार्मिक कर था उसको खत्म कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांस में जो हमारी महिलाएं थी उस समय उनका जीवन कैसा था जब लुई 16 वहाँ का राजा था? तृतीय स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। बाजारों में सामान बेचती थी। संपन्न घरों में नौकरी करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। केवल संपन्न घरों की महिलाएं कुछ पढ़ाई भी करती थी। मजदूरी पुरुषों से कम। इनको जो पैसे मिलते थे वो पुरुषों की तुलना में कम मिलते थे। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की?
इसका आंसर देख लेते हैं। महिलाओं ने अपने हितों की कैसे वो किए देख लेते हैं। राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत की। पुरुषों जैसे समान अधिकार की मांग की उन्होंने, क्योंकि ऐसा होता था कि उनको जो जहाँ पे काम करती थी स्त्री और पुरुष एक ही जगह, वहाँ पे पुरुष को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, महिलाओं को कम, तो उन्होंने उसके लिए भी मांग की, समान अधिकार के लिए, समान राइट के लिए। असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग, उनको राजनीतिक पद भी नहीं प्राप्त किया गया था और उनको असेंबली में जाने के लिए भी मना कर दिया गया था, तो उन्होंने उसके लिए भी मांग की। ये 3 पॉइंट है हमारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब कौन था हमारा? लुई 16 के बाद कुछ जो जनता के हित में बात करते थे, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनकी प्रॉब्लम थी वो फेस करते थे, उसमें वो लोग बोलते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते थे। समाज का कम समृद्ध हिस्सा, दुकानदार और कारीगर, घड़ी साज बिहारी मजदूर आदि। ये हमारे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जब हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो वो दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई? स्वतंत्रता का विचार, लोगों में स्वतंत्रता का विचार आया, समानता का सिद्धांत आया, बंधुत्व की भावना, बंधुत्व मतलब एकता, सब एकता के साथ रहते हैं, प्रजातांत्रिक विचार, सामंतवाद का अंत किया गया। ये सारे हमारे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने ये सारे सिद्धांत छोड़ के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जाता है ये हम देख लेते हैं। 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। 1799 में जो डायरेक्टरी शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया नेपोलियन ने, और वो फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। वो हम वहाँ का काउंसिल बन गया। उस टाइम पे उसने जो वहाँ पे तानाशाही चल रही थी, जो लुई 16 लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था, उसको उसने ख़त्म कर दिया था। 1793 से 1796 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय, एक युद्ध भी हुआ था, उसमें उसने विजय प्राप्त की थी। सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए गए। जो हमारे भूमि थी वो युद्ध के दौरान जीत ली गई थी, उसको भी नेपोलियन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया गया। ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस को पराजित किया। ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस को जो है उसने युद्ध में हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करें। फ्रांस की क्रांति के समय जो उस टाइम के लेखक थे, दार्शनिक थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनका क्या योगदान था? उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया, नए नए विचार प्रदान किए, फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया, सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया। जॉन लॉक ने राजा के दिव्य शक्ति को नकार दिया। रूसों ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। दार्शनिक ने अपने विचारों को अखबार द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए। जो 1791 में फ्रांस में कानून बनाया गया था, लॉ, उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। राज्य की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जो उस टाइम से पहले हमारे राजा के पास बहुत सी शक्तियाँ थी, जनता के हाथ में कुछ नहीं था, तो राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो हमारी सरकार के पास शक्ति थी उसको 3 जगह बांट दिया गया, किसी एक के पास सारी पावर नहीं दी गई। नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो हमारे नेशनल असेंबली से सारे कानून वही बनाएगी। 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। ये सब थे हमारे फ्रांसीसी क्रांति के कुछ कि क्या क्या चेंजेस हुए 1791 में।
जैकोबिन क्लब के सदस्य को सौकुलात क्यों कहा जाता था? जो वह जैकोबिन क्लब थे उनको सौकुलात क्यों कहा जाता था? देख लेते हैं आंसर। जैकोबिन क्लब के सदस्य गोदी कामगारों की तरह बिना घुटने वाली धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उनकी ड्रेस अलग थी, वो गोदी कामगारों की तरह बिना घुटने वाली धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। वो बिना घुटने वाली ड्रेस को पहनते थे। यह अपने आप को कुलीनों से अलग करने का तथा उनकी सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ये अपने आप को कुलीन वर्गों से अलग समझते थे। अपने इसी बिना घुटने वाली पोशाक पहनने के कारण उन्हें सौकुलात भी कहा जाता था। तो उन्हें सौकुलात क्यों कहा जाता था? क्योंकि बिना घुटने वाली ड्रेस पहनते थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? सार्वभौमिक मताधिकार, इसका आंसर देख लेते हैं। सार्वजनिक अधिकारों के संदेशों में नाना अंतर विरोध थे। घोषणा पत्र की शुरुआत ही पुरुषों के एकाधिकार की पुष्टि करती है। महिलाओं का स्थान दूसरे दर्जे का कर दिया गया। बिना संपत्ति वाले लोगों को भी बराबरी का हक नहीं था। उस टाइम पे जो है सभी को बराबर का अधिकार नहीं था। जो हमारे नाना थे वो उसके विरोध में थे। घोषणा पत्र की शुरुआत ही पुरुषों के एक अधिकार की पुष्टि करती है। महिलाओं का स्थान दूसरे दर्जे का कर दिया गया। बिना संपत्ति वाले लोगों को भी बराबरी का हक नहीं था। जिनके पास संपत्ति थी उनको बराबरी का हक नहीं दिया गया, जिनके पास संपत्ति थी उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। दास प्रथा जैसे गलत प्रथा को भी नज़रअंदाज किया गया उस टाइम पे। महिलाओं को मताधिकार 1947 में जाकर मिला। पहले जो है महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार, जो पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे जो अधिकार हैं वो कुछ ही वर्ग को दिए गए थे और कुछ को नहीं। तो इस तरह वो सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में जो हमारे नाना थे वो उसके विरोध में थे कि सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। सभी जो हमारे जो धर्म है, जाति है, सब बराबर है, चाहे अमीर और गरीब, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए। रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? रोबेस्पियर के शासन के काल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जो रोबेस्पियर थे उन्होंने फ्रांस की सत्ता पर 1793 में कब्जा कर लिया था और 1793 से 1904 के बीच रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। जो 1903 और 1904 के बीच इसने एक ऐसी पॉलिसी को अपनाई जिसमें जो जनता थी उसको कंट्रोल में रखा गया और वो जो अगर कुछ गलत करते थे तो उनको दंड भी दिया जाता था। उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले विरोधियों और पार्टी सदस्यों को मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। जो उनके विरोधी थे, उनके अगेंस्ट जाते थे, उनको सीधा मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। इन्हीं शक्तियों के कारण 1793 से 1904 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे रोबेस्पियर का ही राज चलता था। उसके विरुद्ध में कोई भी अगर व्यक्ति बोलता था तो उसे फांसी की सज़ा सीधा सुना देते थे। उनकी बात कोई नहीं सुनता था और वो जनता की बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। इन्हीं कारणों के कारण 93 से 1904 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता था। ये थे हमारे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखे। थैंक यू।